एक दौर ऐसा भी हुआ करता था जब किसी दूर बैठे आदमी को किसी दूर बैठे आदमी तक सूचना पहुंचाना होता था। तब कम्युनिकेशन का जरिया बहुत लिमिटेड था, चाहे वो रेडियो के जरिए से हो, पोस्ट ऑफिस के द्वारा पत्र भेजने के जरिए से हो, नहीं तो टेलीग्राफ के जरिए से हो या फिर टेलीविजन के जरिए से हो। और ये भी आज कितनों के घरों में पहले टीवी चलता था और आज चलता है। रियलिटी आपके सामने है और इन सबको रिप्लेस करते हुए आज के समय एक ऐसा दौर चल रहा है जहां सरकारी काम हो, प्राइवेट बिजनेस का काम हो, स्कूल यूनिवर्सिटी का काम हो या फिर हॉस्पिटल का काम हो, एक्सेट्रा। इंटरनेट के बिना 2024 को इमेजिन कर पाना इम्पॉसिबल है। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं वो कैसे देख पा रहे हैं? हाँ, इंटरनेट से ही, मगर कैसे? क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है एयरटेल, जियो, वीआई, ये आपको सुविधा दे रहा है कि आप इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएं। लेकिन इनके पास इंटरनेट कहां से आ रहा है? क्या सरकार इन्हें बेच रही है या फिर गूगल, एप्पल जैसी कंपनीज? अगर जवाब हाँ है तो गलत है, क्योंकि इंटरनेट पूरे तरह से डिसेंट्रलाइज है। कोई भी इसका मालिक नहीं है, कोई कंपनी इसे ओन नहीं करती है। पर फिर यहाँ सवाल आता है कि इंटरनेट तब आया कहाँ से? इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? तो इसका स्टार्टिंग हुआ था 1957 के अमेरिका और सोवियत यूनियन के कोल्ड वॉर से। The Soviets are convinced that America intends to destroy communism, potentially through the use of atomic weapons. Americans fear that the spread of communism threatens their freedom and way of life with a system of government based on terror, oppression, and loss of individual liberty. दोनों देश एक दूसरे से हर एक मामले में आगे बढ़ना चाहते थे, चाहे वो सैन्य ताकत हो या फिर टेक्नोलॉजी का मामला ही क्यों ना हो। और यहाँ पर यूएसएसआर कमाल कर दिखाता है, दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च करने के साथ। On October the 4th, 1957, while the Americans were still finalizing their plans, Sputnik was launched. यूएसएसआर के इस इनिशिएटिव को देखते हुए अमेरिका भी इसके ठीक एक साल बाद 1958 में आरपा नाम के एक एजेंसी का निर्माण करता है। Today a new moon is in the sky. The world's first artificial satellite, called the Sputnik 1. One of the great scientific feats of the age. The course of United States policies in the competition with Russia has been severely shaken. हालांकि बाद में इसका नाम बदलकर डारपा कर दिया गया था। यहाँ पर मेनली इस एजेंसी को ऑर्डर दिया गया था कि कुछ ऐसा नया टेक्नोलॉजी ये लाएं ताकि अमेरिका पर कभी हमला हो तब कम से कम हमारा कम्युनिकेशन ऑल ओवर द कंट्री बरकरार रहना चाहिए, कम्युनिकेशन कट आउट ना हो बस, जिससे यूएस मिलिट्री दिक्कत में ना आन पड़े। और यहीं से आरपा ने अपना पहला कंप्यूटर नेटवर्क डेवलप किया जिसे नाम दिया गया आरपा नेट। शुरुआत में इसे 4 कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया था जो कि 4 अलग अलग लोकेशन पर थे। पहला कंप्यूटर था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में, दूसरा था सेंटा बारबराज में, तीसरा यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग का और चौथा कंप्यूटर स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से कनेक्ट किया गया था। और ये भी जान लो कि दुनिया का पहला मैसेज लोल लिखकर सेंड किया गया था लॉस एंजल्स के कंप्यूटर से स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखे कंप्यूटर तक। लेकिन यहाँ पर एक ग्लिच है। दरअसल पहला मैसेज वो लोग लॉगिन भेजना चाहते थे, मगर सिस्टम क्रैश हो गया और लॉगिन नहीं, लो शब्द ही पहुंच पाया दूसरे तरफ। बेसिकली इंटरनेट को आम भाषा में क्या कहा जा सकता है? नेटवर्क टू नेटवर्क कनेक्शन। यहाँ पर भी आरपा नेट ने एक कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया। इसके बाद आगे चलकर कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया। आरपा नेट के सक्सेस को देखते हुए 1973 के समय तक कई और भी नेटवर्क वर्ल्ड में बनने लगे, मगर यहाँ पर आरपा नेट का काम नेटवर्क को चलाना नहीं था। यूएस गवर्नमेंट ने इस एजेंसी को रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बनाया था, इसलिए नेटवर्क का जिम्मेदारी 1975 में डीसीए यानी डिफेंस कम्युनिकेशन एजेंसी को सौंप दिया गया। लेकिन याद रखना, अभी तक ये बनाए गए नेटवर्क का इस्तेमाल कमर्शियल यूज के लिए अलाउ नहीं था।
आगे चलकर यूएस गवर्नमेंट ने ARPANET के इस बेहतर कह लो या फिर पहला टेक्नोलॉजी को बेस मानते हुए इसे अपने और भी डिपार्टमेंट तक फैलाने का ट्राई किया। जैसे नासा ने अपना डेवलप किया नासा साइंस नेटवर्क, और वैसे ही इनके एनर्जी डिपार्टमेंट ने अपना डेवलप किया एनर्जी साइंस नेटवर्क। पर यहाँ बात ये था कि ARPANET ने सभी कंप्यूटर्स को लिंक तो कर दिया, मगर हर एक कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर डले हुए थे। ऐसा समझना है कि सभी कंप्यूटर अपना अलग अलग भाषा बोलता था, यानी एक फाइल को अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजते हैं तब वो कंप्यूटर आपस में लिंक होने के कारण वो फाइल पहुंच तो जाएगा, पर ये नहीं है कि दूसरा वाला कंप्यूटर फाइल में भेजे गए डाटा को रीड कर पाए। इसका सोल्यूशन निकाला गया इंटर नेटवर्किंग, मतलब डिफरेंट नेटवर्क को एक साथ कम्युनिकेट कराना। उस समय के दो अमेरिकन रिसर्चर्स थे ARPA के, विंटन सर्फ और रॉबर्ट खान। इन्होंने सारे मशीन को एक साथ कम्युनिकेट कराने के लिए एक नया इनोवेशन किया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का, जिसे TCP/IP करके भी पढ़ा जाता है। आज के समय इंटरनेट से जुड़े हर एक डिवाइस का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, चाहे वो वेबसाइट हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो। ये ठीक ऐसा ही है कि अगर हमको YouTube एक्सेस करना है तब हमें YouTube पर जाने के लिए YouTube के IP एड्रेस का सहारा लेना होगा, और क्योंकि IP एड्रेस कई डिजिट्स में होता है इस कारण से इसे याद रख पाना इम्पॉसिबल है। इसका सोल्यूशन निकाला गया था 1983 में ही डोमेन नेम सिस्टम का इनोवेशन करके। मतलब हमको YouTube पर जाना है तब उसका IP एड्रेस ना लिखने के बजाय हम www.youtube.com सर्च करेंगे, तब हम YouTube पर जा सकते हैं। ठीक मोबाइल का जैसा कॉन्टेक्ट नंबर होता है जिसमें सारे मोबाइल नंबर को याद रख पाना मुश्किल है, इसलिए हम कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाकर दिए गए नाम के आधार पर नंबर डायल करते हैं और उस आदमी को नंबर लग जाता है। सिमिलरली IP एड्रेस का भी एक फोन बुक होता है जिसे DNS सर्वर कहा जाता है। कंप्यूटर से हम youtube.com टाइप करते हैं, ये नाम जाता है DNS सर्वर तक, और ये सर्वर डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करके हमें YouTube तक पहुंचा देगा। मिशन सक्सेसफुल। ये तो था एक ऐसा प्रॉब्लम कि कैसे कंप्यूटर आपस में लिंक होता है और बातचीत करता है, मगर इस समय तक रियल मायनों में इंटरनेट का शुरुआत हो चुका था। पूरे वर्ल्ड वाइड में ज्यादा लोगों के एक साथ जुड़ने से USA की गवर्नमेंट को नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आने लगा, इसलिए जो मेन नेटवर्क था उसको अलग अलग कर दिया गया। मिलनेट एक मिलिट्री नेटवर्क जिसे केवल USA की मिलिट्री इस्तेमाल करेगी, और दूसरा ARPANET नाम ही रहने दिया गया रिसर्च वगैरह करने के लिए। इसके बाद क्या होता है कि साल 1986 में NSF एक दूसरा सरकार का एजेंसी था, उसने ARPANET को एज अ बैकबोन लेते हुए NSF नेट को डेवलप किया, जो कि बाद में वहां का लोकल नेटवर्क बन गया कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अपना नेटवर्क पहुंचाने के लिए। शुरुआत में इसके इंटरनेट का स्पीड 56 kbps का था केवल, जो कि 1988 में 1.5 Mbps तक पहुंच गया। आगे चलकर 1919 तक आते आते ARPANET को पुराना हो जाने के कारण इसे बंद कर दिया गया और इसका जगह ले लिया वही NSF नेट ने, जिसका स्पीड अब 45 MB/s तक पहुंच गया था। और शायद यही कारण रहा होगा कि टिम बर्नर-ली जैसे प्रोफेसर ने www, वेब ब्राउजर, HTTP और HTML का आविष्कार किया। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि टाइम के इस फेज तक अभी भी इंटरनेट को लोकल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं करवाया गया था। लेकिन यहाँ बाद में आगे चलकर 1994 तक आते आते NSF डिसाइड करता है कि वो इंटरनेट को प्राइवेटाइज कर देगा फॉर कमर्शियल पर्पस। मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी अब चाहे तो इंटरनेट को अवेलेबल करवा सकती है लोगों तक। यहाँ जियो, एयरटेल और वी जैसी कंपनीज का बात हो रहा है जिनसे हम लोग इंटरनेट खरीदते हैं, मगर आपने सोचा है इंटरनेट हम तक पहुँचता कैसे है? बजाय इसके कि हमने ये देखा था कि सभी डिवाइस आपस में कनेक्टेड रहेंगे तब हम सारे जानकारी को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसे आम बोलचाल के भाषा में इंटरनेट कहा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर अगर USA में है और हमें इंडिया में बैठकर अपने कंप्यूटर से माइक्रोसॉफ्ट को एक्सेस करना है, तब ये होगा वायर से डाटा ट्रांसफर करके।
होता यह है कि अपने सारे डेटा को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी कंपनीज डेटा सेंटर में स्टोर करके रखती है। और अगर डेटा सेंटर बहुत दूर किसी देश में है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर अमेरिका में है, तब इसे इंडियन यूजर तक कैसे पहुंचाया जाएगा? इसका क्या तरीका हो सकता है? एक तो था कि सैटेलाइट के जरिए वायरलेस यूएसए से इंडिया तक डेटा ट्रांसफर कर दिया जाए, बट ये स्लो प्रोसेस हो जाएगा। कब डाटा सैटेलाइट तक जाएगा, हमारे तक पहुंचेगा, वीक प्रोसेस था ये। तब इसका एक तोड़ निकाला गया, ऑप्टिकल फाइबर केबल को पूरे दुनिया के समुद्र के रास्ते में बिछा दिया जाए। देखो, आमतौर पर ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है इलेक्ट्रिसिटी के जरिए डाटा ट्रांसफर करता है। समझ लो कितना स्पीड होगा इसमें। यहाँ ये नक्शा यही बतला रहा है कि आज के समय कितना ऑप्टिकल फाइबर का तार पूरे समुद्र में बिछा हुआ है। और देखो इंडिया में ये केबल किस किस जगह से आता है। यहाँ ऑप्टिकल फाइबर केबल अंडरग्राउंड में जाकर सभी मोबाइल फोन के टावर से कनेक्टेड रहता है और तब जाकर फाइनली हम लोग इंटरनेट कंज्यूम कर पाते हैं। इतना बड़ा प्रोसेस है ये, जो 1 साल, 5 साल, 10 साल में नहीं हुआ है। इस पूरे इंटरनेट के जाल को फैलाने के लिए कई सालों का समय लगा है। और फिलहाल प्रेजेंट टाइम में इंटरनेट के बिना इस समाज को इमेजिन कर पाना इम्पॉसिबल है। हम सभी इतने निर्भर हो गए हैं इस टेक्नोलॉजी पर कि चाहे वो छोटे से छोटा मामला ही क्यों ना हो, इसका इम्पैक्ट जरूर दिख जाता है हर जगह। और यही कारण है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी का खतरा रोज देखने को मिलता है। इंटरनेट एजुकेशन तो प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ में ड्रग्स भी सप्लाई करवाता है। इंटरनेट पैसा कमा कर तो देता है, लेकिन बैंक अकाउंट को लूटने में भी मदद करता है। यही इंटरनेट डिजिटली हम सभी को साथ ले आता है, लेकिन यही इंटरनेट हमें सोशली एक दूसरे से दूर करवाते जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो वीडियो भी जरूर देखना, पसंद आएगा।